नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। ओबीसी आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए सरकार से सवाल किया है कि आखिर सरकार को ओबीसी को 27% आरक्षण देने से किसने रोक रखा है। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार पर यह भी टिप्पणी की है कि आखिर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती क्यों नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सरकार चाहे तो आरक्षण लागू कर सकती है या नहीं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो वह ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यदि 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करती है तो यह भर्तियां याचिकाओं के निर्णय अधीन रहेंगी। मामला इस प्रकार है कि जो पिछली सुनवाई थी उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात लाई गई थी कि जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और देश के किसी भी हाई कोर्ट उस मामले को नहीं सुन सकता है, इसी प्रकार ओबीसी का जो मामला है आरक्षण का 2014 से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएँ दायर हैं, उसमें विचाराधीन है। इसलिए इस माननीय न्यायालय को भी इसको सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। बात पिछले बार माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाई गई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा शासन को आदेश किया था कि जो याचिकाएं लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेपर बुक दिखाई जाए कि मामला सिमिलर है कि नहीं है। और आज 13 तारीख को मामलों की सुनवाई के लिए मामला रखा गया था, तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से वो पेपर बुकें दी गई और माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि आइडेंटिकल इशू सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस कोर्ट ने अभी तक की जो सुनवाई की है वो सुनवाई नहीं की जाना चाहिए थी। फेयरली बोला और शासन से बोला कि भाई आपने ये तथ्य पूर्व में अवगत क्यों नहीं कराया। तो माननीय न्यायालय को बताया गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित में ये तथ्य इंटरवीनर की ओर से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा इन प्रकरणों का श्रवण किया गया है और अंतरिम आदेश भी जारी किए गए हैं। तो फिर माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि इस मामले को आप जितने भी अंतरिम आदेश हैं वो वैकेट करके और इसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश किया कि इस प्रकरणों को आपको ट्रांसफ़र यदि कराना है तो 4 हफ्ते का आपको समय दिया जाता है। जो भी कार्रवाई आप इसमें कर सकते हैं आप करके, और 13 नवंबर इसमें तारीख निर्धारित की है, अक्टूबर 1 महीना, और 13 अक्टूबर को प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये आया कि जैसे पीएससी की भर्ती रुकी हुई है, शिक्षकों के लगभग 1 लाख से ऊपर पद खाली, वो भर्ती रुकी हुई है। तो उस पर शासन की ओर से बताया गया हम लोगों द्वारा कि माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेशों के चलते भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा अपने समस्त पूर्व के आदेश, जैसे 19/3/2019 का आदेश, 31/1/2020 का आदेश और 20/7/2020 का आदेश और 13/7/2021 और 1 सितंबर 2021 का आदेश देखा और माननीय न्यायालय द्वारा कहा कि भाई न्यायालय ने तो किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई है और जो आदेश था 31/1 का वो मॉडिफाइड कर दिया है। तो सरकार इसमें फ्री है भर्ती करने के लिए, मैंने तो कोई रोक लगाई नहीं है और नियमानुसार आप भर्ती करिए और जो भी भर्तियाँ हैं वो याचिका के निर्णयाधीन आप लागू कर दें, क्योंकि इसमें आदेश किया है कोर्ट ने 13/7/2021 को कि जो भी भर्तियाँ होंगी ईडब्ल्यूएस की वो याचिका क्रमांक 100 के निर्णयाधीन रहेंगी। इसी प्रकार ओबीसी की भर्तियाँ की जा सकती हैं, ये माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया और प्रकरणों की आगामी सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री चौहान सीएम शिवराज पोषण आहार मामले में सदन में देंगे वक्तव्य। कार्यवाही शुरू होते ही सीएम शिवराज ने स्पीकर से कहा, पोषण आहार मामले में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सीएम सदन के माध्यम से जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सीएम को बोलने की अनुमति दी। भ्रम फैलाने की कोशिश की, सरकार ने फैसला किया एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को
स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना ये सरकार का अधिकार है और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था, मुझे दिखेगा नहीं, ये क्या दिखेगा? और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था। और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए इस बात का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कार्यों का ऑडिट किया। इसमें 19 और 20 शामिल है और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाता। ऑडिट की प्रक्रिया कांग्रेस के मित्र भी जानते होंगे, हर विभाग का ऑडिट होता है हर साल। ऑडिटर की टीमें आती है, वो ऑडिट करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस ड्राफ्ट की रिपोर्ट के रूप में विभाग के पास भेजती है और विभाग से फिर अपना पक्ष जानने की बात कही जाती है। हमें आज इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, विभाग जवाब दे रहा है, उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी हमने कतिपय अनियमितताओं के खिलाफ 104 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 को हमने नौकरी के बाहर निकाला, लगभग 24 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की, कई के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं अनियमितता है तो उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया इस रिपोर्ट में? सज्जन सिंह वर्मा का आरोप, सदन हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद को बोलने नहीं दिया, सदन में चर्चा नहीं करने दी। जिन पर चोरी के आरोप हैं वह कहते हैं कि हम चोर हैं। पोषण आहार का मामला केंद्र सरकार से लेकर जनता तक को मालूम है, लेकिन अपनी चोरी छुपाने के लिए सदन से भाग रही है। शिवराज सिंह सरकार जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने आपकी जानकारी में ये बड़ा मामला लाया। लोकतंत्र के इतिहास में, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में जो चोर है, जिसने चोरी की, वही सदन में खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। जांच सीएजी बोल रहा है
कि 2000 करोड़ का कम से कम घोटाला हुआ है पूरे प्रदेश में। इसकी जांच ना करा के मुख्यमंत्री, हमारे स्थगन पे चर्चा नहीं हुई, हमारे 139 पे चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, जिसके पास ये विभाग है। अरे किस तरह का मामा है भाई तू? उन अबोध बच्चों का राशन खा गए। देश की फिजाओं में ये घोटाला घूम रहा है, पोषण आहार का घोटाला। वो गर्भवती बहनें जिनके गर्भ में शिशु है, उनके हिस्से का राशन तुम खा गए। अरे वक्तव्य देने का इतना शौक है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो 3.5 साल की बच्ची के साथ आपकी नाक के नीचे भोपाल में बलात्कार होता है चलती बस में, उसमें वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? शराब माफिया धार के अंदर एक IAS अधिकारी को बंदूक की नोक पे उठा कर ले जा रहे हैं, उस पे वक्तव्य नहीं दे रहे हो। जिस पे डाका तुमने डाला पोषण आहार पे, जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी तक है, बीजेपी की केंद्र सरकार तक है, सारी जनता तक है, उस पे आप विपक्ष को चर्चा नहीं करने दे रहे हो। तो आज हमारा विरोध है। आज हमारे विधायकों को जब तख्ती लेके आ रहे थे कि भाजपा की सरकार चोर है, पोषण आहार खा जाती है, तो हम गेट पे रोका गया। एक विधानसभा के सदस्य को अंदर जाने का अधिकार है। इस तरह लोकतंत्र की हत्या दिन प्रतिदिन की जा रही है। हर दिन एक नया घोटाला शिवराज सरकार की सरकार में हो रहा है। तो आज सदन में जबरदस्त तरीके से प्रतिपक्ष ने विरोध किया है। CAG की रिपोर्ट पहले पटल पे आएगी और पटल पे आने के बाद हमारी कमेटी में आएगी और उस कमेटी में इसको पूरा छानबीन हम करेंगे। इसमें सभी दलों के विधायक होते हैं और इसके पहले भी इस जो विभाग है महिला बाल कल्याण, इसमें पहले ही आंगनवाड़ियों का घोटाला चल रहा है, जिसके लिए हमने सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनाने के लिए समिति ने कहा है। वो समिति अभी तक बनी नहीं। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री के अंडर आता है, ये पूरा घोटालों से भरपूर है और PAC इसमें अपना निर्णय देके विधानसभा में रिपोर्ट रखेगी। कुख्यात हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के बदमाश बेटे सरताज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। आज के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, बलवा, शासकीय कार्यों में बाधा सहित कई मामले दर्ज हैं। संगीन अपराधों को लेकर जबलपुर जिले के अलग अलग थानों में बहुत से अपराध सरताज पर दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक का बेटा मोहम्मद सरताज दुबई में छुपा हुआ है। नया मोहल्ला निवासी सरताज के खिलाफ सिर्फ ओमती थाने में 18 से अधिक मामले दर्ज हैं। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन पर पुलिस ने अब्दुल रज्जाक के नया मोबाइल स्थित मकान पर दबिश दी थी, जहां अवैध रूप से पाइप शॉट गन, 2 नाली बंदूक, 315 बोर राइफल, 315 बोर सपोर्टिंग गन और 0.22 राइफल कारतूस और 15 चाकू जब्त किए। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मोहम्मद सरताज जो अब्दुल रज्जाक हिस्ट्री शीटर का बेटा है, उसके विरुद्ध वर्तमान में 3 मामले जबलपुर शहर में अलग अलग थानों में पंजीबद्ध होकर विवेचना में है। इन अपराधों की गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहम्मद सरताज लुक छिप रहा है, इधर उधर फरार है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निवेदन किए जाने पर, इसके साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा निवेदन किए जाने पर इस आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए, इसकी तलाश करने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर NCB के द्वारा इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और इसके तहत इसकी जो दस्तयाबी के प्रयास और भी सरगर्मी से किए जाएंगे। सदन से बार बार भागने, हल्ला मचाने, सच को सामने नहीं लाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाप कांग्रेस की सरकार ने किया, आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। हमने कहा कि सदन से चर्चा करें, लेकिन अपना पाप छिपाने के लिए कांग्रेस हमेशा सदन में हंगामा करती है। 2 बातें अगर आप ध्यान से मिलान करो तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा। ठीक, एक कमलनाथ जी ने जो गोविंद सिंह जी के स्वागत में हाउस में बोला वो, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर बताया जैसा
कि उनके समय की गाड़ियों के नंबर, स्कूटर, मोटरसाइकिल के, और उनके समय का जो खाद्यान्न गड़बड़ी घोटाला, कमलनाथ जी ने जब अंदर भाषण दिया गोविंद सिंह जी के, तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह जी से अपेक्षा है कि वो उस गर्मी को बना के रखें। ये वही गर्मी थी कि वो जानते थे कि अगर शिवराज सिंह जी ने बोल दिया तो फिर सारी की सारी कालिक उनकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये जो ठेकेदारों को देने का काम किसी ने किया था, ठेकेदारों को देने का पाप किसी ने किया था, तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। ये पाप कांग्रेस का पाप था, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी मातृशक्ति के हाथों से रोजगार छुड़ाया। ये बड़ा पाप, और उसी समय के ये घोटाले, उसी समय की चली आई परंपरा, इसलिए ये चर्चा नहीं चाहते थे, इसलिए हंगामा करते। ये हंगामा पहली बार नहीं किया, लगातार आप देखेंगे पिछले सत्रों में जो भी विषय बर्निंग इशू होता था उस पर ये हंगामा करते। क्यों चर्चा क्यों नहीं करते? जब अध्यक्ष ने कहा, मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आने दो, इसके बाद आप 139 पे कहोगे उस पर चर्चा करेंगे, स्थगन पे कहोगे तो स्थगन पे चर्चा करेंगे। अभी अध्यक्ष से जाके तय कर लेते हैं, उसके बाद तो आने थे। हमने कहा कि इसके वक्तव्य पे आप गोविंद सिंह जी बोले, सज्जन वर्मा जी बोले, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य, और जो बोलना चाहता है बोलो। पलायन क्यों करते हैं, भागते क्यों है? हंगामा, मैंने आपको ध्यान हो चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि हंगामा मत, हर विषय पे चर्चा करो। हम हर विषय पे चर्चा को तैयार है, नियम प्रक्रिया से आओ। पर कांग्रेस भगोड़ी है, इसके पास वक्ता बचे नहीं है, तथ्य बचे नहीं है, मुंह चला करके राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, जो आपत्तिजनक। सर, अब सवालों के जवाब देखिए, उन्होंने ये तख्तियां जो ले जा रहे थे, उन तख्तियों को रोका था। इस तरह से कोई आपत्तिजनक नहीं ले जाना चाहिए कि उनको उनकी मन का ध्यान रखना चाहिए। हम भी उनकी सम्मान का पूरा ध्यान सरकार रखेगी, और अध्यक्ष जी ने तो समय अल्टीमेटम ही दे दिया है जांच का। सारी बातें विजुअल और फुटेज में है, सब आ जाएंगी। रामपुर चौराहे के पास एसजे स्क्वायर में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गुरमुख आहूजा के ऑफिस को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईटेक सट्टा खिलाने का काम यहीं से किया जा रहा था। वहीं जब इस संबंध में रामपुर चौकी प्रभारी गणेश तोमर ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अखिल चावला से पूछताछ की थी, जिसने वह कबूल किया कि हाईटेक सट्टा चलाने का काम गुरमुख आहूजा के ऑफिस से किया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गुरमुख आहूजा के कार्यालय को सील कर दिया है। ये कार्रवाई कल दिनांक को 12 सितंबर 2022 को थाना गोरखपुर अंतर्गत एक क्रिकेट के सट्टे के सटोरिये पकड़े गए थे, जिसमें एक आरोपी अखिल चावला भी था, जिसने पूछताछ के दौरान बताया था कि वो लोग क्रिकेट का सट्टा खिलवाते हैं और क्रिकेट के जो गेम रहते हैं उन पे हार जीत के ऊपर पैसे का लेन देन जो रहता है उसके ऊपर पूरा उनका कारोबार चलता था। जिनको पकड़ा गया तो उन्होंने पूछताछ पे बताया कि गुरमुख आहूजा हैं, जिनका यहाँ रामपुर चौक पे एसजी स्क्वायर अपार्टमेंट में एक ऑफिस है, जहाँ से वो लोग ये पूरा कारोबार अपना संचालित करते थे। जो उसी अपराध में कार्रवाई करते हुए गुरमुख आहूजा का ऑफिस आज सील किया गया है। सर, आपका नाम और एसआई गणेश तोमर, पुलिस चौकी रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी। राजस्थान पशु और पक्षी बलि नैतिक निदेश अधिनियम 1975 के अनुसार संपूर्ण राजस्थान से जुड़े मंदिर और धार्मिक स्थल सहित सार्वजनिक स्थल पर पशु पक्षी बलि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी एक बार फिर से अलवर के सदर थाना अंतर्गत विजय मंदिर चौकी के समीप चुड़ सिद्ध मंदिर में हर सोमवार को 40 से 50 बकरों की बलि दिए जाने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया, जिसके बाद जहां प्रशासन व पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इस तरह की बलि किए जाने को लेकर पशु और पक्षी प्रेमियों को भी गहरा अज्ञात पहुंचा है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्था के नाम पर इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता साजिद खान ने अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से बातचीत करते हुए यह जानने का प्रयास किया कि यदि इस तरह के हालात इस सदर थाना क्षेत्र में
जारी थे तो संबंधित पुलिस मामले को लेकर जागरूक नहीं दिखाई। मेरी ये राय है कि देखिए साहब कि ये पशु बलि है जो बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कानून में भी है कि पशु बलि तो नियम बना हुआ है कि पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए। और चूड़ सिद्ध महाराज के हर सोमवार को लगभग 40-50 बकरों की बलि चढ़ती है। मैं किसी भी समाज या किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं करना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पशु बलि बंद होनी चाहिए। बकरे धार्मिक स्थल है, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। शिवरात्रि का एक भव्य मेला भी लगता है, उसमें सभी धर्मों के लोग भंडारे भी चलाते हैं। उस दिन पशु बलि नहीं लगती, पर हर सोमवार को जो पशु बलि होती है ये रुकनी चाहिए। के माध्यम से एक ऐसी वीडियो आई है, हालांकि वो एक अपुष्ट वीडियो है, उसमें ये तो क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ की है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसको मानते हुए हमने एक मुकदमा दर्ज किया है पशु क्रूरता पे और ये जो अधिनियम है पशु बलि पे। और चूड़ सिद्ध जो एक धार्मिक स्थल है सदर थाना इलाके में, वहाँ पे एसएचओ और सीओ को भी पाबंद किया है कि वहाँ पे पुलिस जाब्ता लगाकर इसको, जो भी वहाँ पे मंदिर की कार्यकारिणी कमेटी है उनके साथ बातचीत करेंगे, एसडीएम साहब को साथ लेकर। एक नोटिफिकेशन जो जारी होना है कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब प्रशासन की तरफ से वो भी जारी होगा, और उसके बाद हमारी तरफ से जो भी जाब्ता वहाँ पे लगना है इसकी पालना कराने के लिए वो भी ज़रूर कराया जाएगा। मैडम, इतने दिनों तक ये कार्यशैली अपनाते रहे, संबंधित थाना पुलिस या जिम्मेदार लोगों द्वारा इसमें कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई गई, आप तक पहुंची नहीं? देखिए, ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ऊपर अंदर पहाड़ों में जाकर है, तो एकदम आइसोलेटेड है। तो हो सकता है कि ये चीज़ पहले भी होती आई हो, इसको हम इनकार नहीं करते, लेकिन संभावना दोनों ही चीज़ों की है कि हो सकता है कि अभी शुरू हुआ हो। लेकिन इनको मंदिर कार्यकारिणी कमेटी के साथ बैठकर ये समझाना कि अंधविश्वास में आकर कोई भी इलीगल स्टेप जो है वो नहीं उठा सकते हैं। जो भी करना है वो कानून के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं, और कानून की दायरे में रहकर पालना कराना हम सुनिश्चित करेंगे। आज भारत को जो स्वतंत्रता मिली है उसमें महाराज का अस्मरणीय योगदान है। 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी साधु के रूप में स्वतंत्रता संग्राम से संघर्ष करते हुए वाराणसी में 9 माह व मध्य प्रदेश में 6 माह महाराज श्री जेल से भी गुजरे हैं। गोवध के विरोध के धर्म सम्राट परम पूज्य करपात्री महाराज के द्वारा जो सबसे बड़ा आंदोलन देश में हुआ था, उसमें स्वामी स्वरूपानंद ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान किया। सर्वप्रथम भारत में राम राज्य की परिकल्पना करने वाले राम राज्य परिषद के महाराज श्री अध्यक्ष थे। नेपाल नरेश वीर विक्रम शाह ने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए व दीक्षा देने के लिए स्वामी स्वरूपानंद को आमंत्रित किया था। विषय बस इतना ही है कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर रहे और अब ब्रह्मलीन हो चुके हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के देहावसान होने पर भारत सरकार और राज्य सरकार को जिस प्रकार उन्हें सम्मान देते हुए और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाना था वो सरकार ने नहीं किया। जैसे कि महारानी ब्रिटेन एलिजाबेथ को, यूएई के खलीफा को, शेख खलीफा को और सऊदी अरब के सुल्तान को सम्मान देते हुए भारत में राष्ट्रीय शोक रखा गया, ऐसे ही शंकराचार्य जो भारत वैदिक सनातन धर्म की सर्वोच्च पदवी मानी जाती है, उसके एकमात्र 2 पीठों के संवाहक रहे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के लिए राष्ट्रीय शोक उनके देहावसान पर क्यों नहीं घोषित किया गया। ये भाजपा का किस प्रकार का दोहरा चरित्र है। वह अब हिंदुत्व की बात करती है परंतु हिंदुत्व का पालन नहीं करती है। आप ही आए हैं, उनके और भी शिष्य हैं, उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, आप देखें, एक एक पान की गुमटी पे ये चर्चा चल रही है। हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन, हर व्यक्ति के दिल में ये चर्चा चल रही है कि जो सम्मान महाराज श्री का होना चाहिए था, क्योंकि उनके जो शिष्य थे वो केवल यही नहीं अपितु बाहर भी आप देखेंगे पूरे विश्व में उनके शिष्य थे। उनके जैसा धर्मज्ञ, ज्ञानी, और वो तो करपात्री जी महाराज के मतलब परंपरा के थे, उनके साथी थे। उनके जैसा तो धर्मानुयायी न पहले कभी हुआ था, ना अब भूतो न भविष्यति वाला उनका चरित्र था। उनके लिए हर कोई कह रहा है और हर किसी ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की भी है। आप देखेंगे तमाम जगहों से लोगों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्विटर करके तो अपने प्रधानमंत्री जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, परंतु जो जिस पद पर वो हैं उस पद का सदुपयोग करके जो उनको राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए था, उसमें वो ना करके उन्हें बहुत बड़ी भूल, बड़ी चूक की है।
तो आप क्या चाहती हैं आप? देखिए, मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले तो सरकार अपनी ये गलती सुधारे, राष्ट्रीय शोक घोषित करे, ताकि आने वाले बच्चे भी तो समझे कि हमारे शंकराचार्य कौन थे। ठीक है ना, शंकराचार्य पद की महत्ता को स्वयं मैं सीधे सीधे कह रही हूँ मोदी जी समझें और अपने शिवराज जी समझें, ताकि वो लोग इस पद की महत्ता को समझ करके और फिर राष्ट्रीय शोक घोषित करें। उनके सम्मान में ध्वज को झुकाया जाए, उनके सम्मान में उनका स्मारक बनाया जाए और वो भारत की जनता से, धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से क्षमा मांगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।